अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है और इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता है कि सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पिक किया हुआ है फ्रॉम द बुक ऑफ गेल्विन, जैसे हम फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मानते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दो प्रोसेस है, P1 और P2। ये दो प्रोसेसेस जो हैं असल में दीज आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस। अगर आपको उन दोनों का कंसेप्ट समझ नहीं आता तो भी कोई मसला नहीं है। आपके पास एक प्रोड्यूसर प्रोसेस होता था। प्रोड्यूसर प्रोसेस का काम क्या होता था, एक शेयर्ड मेमोरी आपके पास होती है, वो अपना डेटा यहाँ से प्रोड्यूस करके वहाँ पे फेंक देता था, वहाँ पे अपलोड कर देता था, और साथ में जो आपका कंज्यूमर प्रोसेस है वो उस डेटा को वहाँ से पिक कर देता था। ये यहाँ पे पिक करता है और कंज्यूमर प्रोसेस यहाँ पे इसको रिसीव कर देता है। इसको हम कहते थे आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इस एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को। तो मैंने यहाँ पे दो प्रोसेसेस के लिए कोड लिखे हैं, इन दोनों के कोड्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स इन दोनों कोड्स में यूज हुए हैं, वो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। एक आपके पास वेरिएबल यूज हुआ है बफर के नाम से। सो बफर जो है ये वो शेयर्ड मेमोरी आपके पास है, जो हमारे केस में नॉर्मली ये बफर जो है ये क्यू के फॉर्म में होता है, दिस इज द शेयर्ड मेमोरी। उसके बाद मेरे पास होता है बफर के अंदर एक इन नाम का पॉइंटर है, या एक वेरिएबल है जो डायरेक्ट करता है किसी पॉइंट की तरफ। ये होता है हमारा फ्रंट क्यू का, मतलब कहाँ तक एलिमेंट्स पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो जो फर्स्ट आउट वाला जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन के जरिए, और वो जो फर्स्ट इन वाला है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आउट के जरिए। जो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको करके बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे क्यू में करंटली 5 एलिमेंट्स हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे काउंटर, नंबर ऑफ आइटम्स इन क्यू। तो करंटली नंबर ऑफ आइटम्स मेरे क्यू में कितने हैं, 5 हैं। तो मतलब मेरे क्यू काउंटर में क्या है, करंटली 5 है। और इन हम किसे कहते हैं, इन लेट से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है तो मैं इसको इन कहूँगा, और यहाँ से अगर हम लोगों ने रिमूव करना है इसको मैं आउट कहूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे है वो है बफर साइज। बफर साइज मतलब इस टोटल क्यू की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मतलब उससे ज़्यादा हम एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, करंट लीजिए 1 2 3 4 5 आइटम्स हमारे पास हमारे शेयर्ड मेमोरी या क्यू में मौजूद है। तो इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए अब हम देखते हैं इन दो प्रोसेसेस को। अब हम दो तरीकों से यहाँ पे काम करेंगे। पहले देखेंगे कि सेपरेटली ये दोनों प्रोसेसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, फिर हम देखेंगे कंकरेंटली ये दो प्रोसेसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। सेपरेटली मतलब पहले P1 को लेट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर P2 को कर सकते हैं, या आप सीक्वेंस बदल के पहले P2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फिर P1 को करेंगे। लेट से मैं पहले वाले जो सीक्वेंस है इससे होके चलता हूँ। मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फिर उसके बाद इस वाले चीज़ को एग्जीक्यूट करूंगा। कंसिडरिंग लेट से मेरे पास मेरे काउंटर में क्या है, 5 आइटम्स है। लेट से सबसे पहले मैं आप में अपना कोड लिखूंगा, जो भी कोड हो आइटम प्रोड्यूस करने के लिए। लेट से उसको मैंने कमेंट में यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे आपको कोड लिखोगे, या लिख लिया है आप लोगों ने, वो हमारा डिस्कशन में नहीं है। अब यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ वाइल काउंटर इज नॉट इक्वल टू बफर साइज। ये सिंपली इसलिए है चेक करने के लिए कि क्या ये काउंटर का साइज जो है ये मेरे पूरे बफर साइज के बराबर है तो नहीं। अगर है तो मतलब क्या है, मेरे पास मेरा क्यू फुल हो गया है ना, उस केस में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, नॉट। अगर आपका जो काउंटर है वो बफर साइज के बराबर नहीं है तो आप मजीद चीज़ें क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो चीज़ आपने ऊपर प्रोड्यूस की थी उसका नाम हमने रख दिया था नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड, वो हम डालते हैं बफर के इन में। बफर का इन यहाँ पे होता है। तो लेट से मैंने प्रोड्यूस किया था f या 10 प्रोड्यूस किया था, मैंने 10 डाल दिया बफर के इन के अंदर। उसके बाद में इनको इंक्रीमेंट अपडेट करूंगा, मतलब करंटली मेरा इन ये होना चाहिए, ये नहीं। तो मैं यहाँ पे इनको इंक्रीमेंट कर दूंगा प्लस प्लस करके, तो मेरा जो इंट है यहाँ से हट के यहाँ पे चला जाएगा, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा। मतलब नेक्स्ट कोई आइटम प्रोड्यूस होगी तो वो यहाँ पे आके स्टोर की जाएगी। अच्छा, फिर आपके पास आता है काउंटर प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे अपने काउंटर को अपडेट करता हूँ। करंटली मेरे पास देखें एलिमेंट्स पहले कितने थे, 5 थे। क्योंकि मैंने अभी एक एलिमेंट ऐड कर दिया है तो अभी मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 6 हो गए। तो मेरे काउंटर को मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे करूंगा इस वजह से, ठीक है। काउंटर भी 5 से होके 6 बन गया। और लेट से ये पहला प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है दूसरे प्रोसेस की। दूसरे प्रोसेस में अगर आप आके देखेंगे तो अगेन एक लूप यूज हुई है। कंडीशन है काउंटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसलिए होती है कि आपने चेक करना है कि कहीं का आपका जो क्यू है वो खाली तो नहीं है। काउंटर अगर 0 के बराबर हुआ तो मतलब आपके
काउंटर में 0 आइटम्स है, मतलब कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नॉट लगा दी है। मतलब अगर काउंटर 0 के बराबर नहीं है, अगर काउंटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, उनको कंज्यूम कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे एक अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि बफर की जाहिर सी बात है क्यू के अंदर एक आइटम हम यहाँ से डालेंगे, दूसरा आइटम हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे बफर आउट से मुराद क्या है, यहाँ पे है आपके पास बफर आउट से मुराद ये है कि मतलब आउट जो पोजीशन है इसमें जो एलिमेंट है इसको आपने लेट से इस कंज्यूम में असाइन कर दिया, मतलब मैंने इसको यहाँ से यूज कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। करने के बाद मैं यहाँ पे आउट को इंक्रीमेंट करूंगा, आउट करंटली इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, अब आउट किसकी तरफ पॉइंट करेगा, इसकी तरफ पॉइंट कर देगा बाय इंक्रीमेंटिंग आउट। उसके बाद मैं काउंटर को माइनस माइनस करता हूँ, वाई, क्योंकि पहले आपके पास 6 एलिमेंट्स थे, अब आपने क्या कर दिया है, एक एलिमेंट को कंज्यूम कर लिया, तो मतलब 6 भी 6 ही नहीं रहना चाहिए, अब इसको हम डिक्रीमेंट करके वापस क्या करेंगे, 5 कर देंगे। समझ गए ना। इसके बाद लेट से आपने जो चीज, ये जो कंज्यूम्ड वैल्यू आपके पास थी, इसके साथ आप कुछ भी करें वो आपकी मर्जी है, वो आप कंज्यूम करें किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से हमने इन दो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया, बट अभी तक हमने कोई सिंक्रोनाइजेशन, कोई मसला कुछ नहीं आ रहा। मतलब ये है कि अगर आप पहले P1 को एग्जीक्यूट करें और फिर P2 को एग्जीक्यूट करेंगे सेपरेटली, तो सब कुछ स्मूथली रन होगा, कोई भी मसला आपके पास नहीं आएगा। लाइकवाइज अगर आप पहले P2 को करें फिर आप P1 को करें, तब भी कोई मसला नहीं आएगा, तब भी स्मूथली काम होगा। मसला कब आता है, मसला आता है जब हम इन दो प्रोसेसेस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें। कंकरेंटली से मुराद क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, या हम लोगों ने सुना होगा कंटेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है, मतलब पहले एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर जाता है, उसके बाद कुछ देर बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग होकर दूसरा प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर दूसरा, मतलब एक ही साथ में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। लेट से पहले ये सॉल्व हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये और फिर ये, तो मतलब सिंक्रोनाइज्ड या कंकरेंटली दोनों क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। तो अगर हम इनको कंकरेंटली रन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई है, लेट से आपके पास जो मेन चीज है जहाँ पे इन दो प्रोसेसेस में आपके पास आने की चांसेस हैं, ये प्रॉब्लम आने के चांस है, वो ये हैं काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस। अब लेट से मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि ये सारा जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, हम एक P1 का जो है वहां पे हम पहुंचे हैं काउंटर प्लस प्लस प्ले, और P2 का भी क्या है हमारे पास, रिमेनिंग कोड क्या है आपके पास, काउंटर माइनस माइनस। लेट से कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते करते हम इस स्टेट पे पहुंच चुके हैं। तो लेट से देखते हैं कि जो काउंटर प्लस प्लस है इसका लोअर लेवल लैंग्वेज में, लेट से असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज भी आपको समझने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी मैंने रफ सूडो कोड लिखा है, इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है और काउंटर माइनस माइनस की कुछ इस तरह से होती है। आप लोगों ने क्या करना पड़ता है, एक रजिस्टर लेना पड़ता है, लेट से मैंने रजिस्टर 1 ले लिया है, उसमें अपने काउंटर वेरिएबल को स्टोर कर दिया, उसके बाद रजिस्टर 1 को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, रजिस्टर की वैल्यू को n के साथ ऐड कर देता हूँ और वापस उस रजिस्टर 1 की वैल्यू को मैं डाल देता हूँ काउंटर में। तो इस तरह से बैक एंड में आपका जो काउंटर प्लस प्लस है वो परफॉर्म होता है। अब दूसरे वाले की तरफ आते हैं। अभी मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, मैं सिंपली काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस का सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ। अब काउंटर माइनस माइनस में क्या होगा, बैक एंड में एक दूसरा रजिस्टर लेट से मैं ले लूंगा, उसके लिए उसके अंदर अपना काउंटर रख दूंगा, सेम काउंटर है, काउंटर सेम है दोनों केसेस में, रजिस्टर मैंने डिफरेंट ले लिए हैं। और रजिस्टर 2 को मैं अब क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा डिक्रीमेंट कर दूंगा 2 -1, क्योंकि काउंटर माइनस माइनस है। उसके बाद वापस उस वैल्यू को लाके मैं काउंटर पे रख दूंगा। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस को इवेलुएट करोगे इन असेंबली लैंग्वेज या लोअर लेवल लैंग्वेज। अब देखते हैं कि इन दो प्रोसेसेस को अगर हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे, या स्पेशली इन दो लाइंस को, ये P1 का था और ये P2 का था, तो कुछ इस तरह से आपके पास दिखेंगे। लेट्स से टाइम वन मतलब लेट से 10:05 पे ये काम हो रहा है, 10:01 पे ये काम हो रहा है, फिर इस तरह से। अच्छा, लेट से एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, पहले इसको देखते हैं। लेट से इसको आप छोड़ दें करंटली दूसरे वाले को, हम पहले वाले को देख रहे हैं। पहले ही टाइम पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा रजिस्टर 1 को, ये रजिस्टर 1 इक्वल टू काउंटर को, मतलब ये जो P1 है ये एग्जीक्यूट करेगा अपने इस स्टेटमेंट को। देखें इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है ना, एक रजिस्टर के अंदर हम काउंटर डाल दें, तो देखें रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि हमारे काउंटर की वैल्यू भी क्या थी, 5 थी। अब
दूसरे में क्या हो रहा है, T1 में मतलब दूसरे टाइम में 10:01 पे क्या हो रहा है, वही प्रोड्यूसर की बारी है, अभी भी वही सीपीयू में है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है अपने रजिस्टर 1 इक्वल टू रजिस्टर 1+1 को। ये एक इंक्रीमेंट के लिए जो काम यहाँ पे हो रहा था, इसको मतलब ये वाले हैं, इनको रजिस्टर 1+1 और इसको असाइन कर रहा है रजिस्टर 1 में। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, रजिस्टर 1 की वैल्यू को 5 से 6 कर रहा है। उसके बाद T2 में लेट से 10:02 पे क्या हो रहा है, अब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई। कंटेक्स्ट स्विचिंग होने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो वहां से बाहर निकल आया है, P1 जो आपका है। अब P2 जिसको हम कंज्यूमर कंसिडर कर रहे हैं, वो सीपीयू के अंदर चला गया है और वो अपना ये वाला स्टेटमेंट रन करता है, रजिस्टर 2 इक्वल टू काउंटर, मतलब रजिस्टर की जो करंट वैल्यू थी, काउंटर की जो करंट वैल्यू है जो कि है 5, लेट से ये काउंटर की वैल्यू क्या है, 5 है। इसको हम कहाँ पे डाल रहे हैं, रजिस्टर 2 के अंदर डाल रहे हैं। तो रजिस्टर 2 के अंदर अभी क्या चला गया आपके पास, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है। रजिस्टर 1 के अंदर ऑलरेडी 6 हो गया है, रजिस्टर 2 के अंदर करंटली क्या हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद वाले टाइम पे क्या होगा, T3 में या 10:03 पे कंज्यूमर अपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टिल वही सीपीयू के अंदर है, मतलब वो डिक्रीमेंट कर रहा है रजिस्टर की वैल्यू को। तो ये 5 से क्या हो गया, डिक्रीमेंट होने के बाद 4 हो गया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो गए हैं और ऊपर के ये दोनों हो गए। अब ये और ये स्टेटमेंट्स बाकी रहते हैं। लेट्स से T4 पे या 10:04 पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करता है काउंटर इक्वल टू रजिस्टर 1, मतलब वो काउंटर की वैल्यू को अब अपडेट कर रहा है। उस अपडेट किस तरह से कर रहा है, रजिस्टर 1 में जो वैल्यू है वो उसको रखना चाहता है अपने काउंटर में। रजिस्टर 1 में क्या है, 6 है, उसको अगर आप काउंटर में असाइन कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंटर की करंट वैल्यू 6 हो जाएगी। लेट से ये काम भी हो गया। होने के बाद जो कि ये प्रोसेस था, ये टास्क था, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट बची है जो कि कंज्यूमर प्रोसेस की है। तो स्टिल अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग होकर कंज्यूमर सीपीयू के अंदर जाएगी और वो वहां पे जाके काउंटर इक्वल टू रजिस्टर 2 कर देगी, मतलब ये भी काउंटर की वैल्यू को अपडेट करना चाहता है विद रजिस्टर 2। अब रजिस्टर 2 के अंदर आपके पास है 4, इसको इसमें असाइन कर देंगे तो काउंटर की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अभी मेरे पास काउंटर के अंदर क्या है, 4 है। तो देखें आप इस केस में आपकी वैल्यू क्या आ गई है, काउंटर की वैल्यू 4 आ गई है। बट असल में हमने यहाँ पे देखा था कि काउंटर की लास्ट वैल्यू क्या आती थी, वापस हमारे पास 5 ही आती थी। बट इस केस में क्या आ गई है, 4 आ गई है, विच इज नॉट वैलिड। उसको अगर आप सोच लें तो काफी वैलिड नहीं। इसी तरह आप कोई दूसरा सीक्वेंस देख लें, लेट्स से यहाँ तक सेम हो गया है, यहाँ पे बाद पहले ये कंज्यूमर वाला प्रोसेस रन होगा तो लास्ट में आके आपके पास आपकी काउंटर की वैल्यू 6 मिलेगी। अगेन 5 नहीं हुई, 5 जो होती है तो वो क्या थी, वैलिड वैल्यू थी, 5 नहीं हुई, अभी भी क्या हो गई आपके पास, 6 हो गए। तो इस केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 डेफिनेशंस आते हैं, इन 2 डेफिनेशंस को हम समझेंगे। एक तो है रेस कंडीशन और एक है सिंक्रोनाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास पिछले वाले केस में, जो इनकंसिस्टेंट काउंटर की वैल्यू हमारे पास आती है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस प्रॉब्लम का नाम होता है रेस कंडीशन। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। रेस कंडीशन हम कहते हैं एक ऐसे सिचुएशन को जहां पे जो आपका फाइनल आउटकम होता है किसी भी ऑपरेशन का, वो डिपेंड करता है अपॉन द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस। देखें मैं जब यहाँ पे सीक्वेंसेस को बदल देता हूँ, लेट्स से इस सीक्वेंस के साथ जाता हूँ तो फाइनल काउंटर का आउटकम क्या आता है मेरे पास, 4। इस सीक्वेंस के साथ जाता हूं तो आउटकम आता है 6। वो जो पिछले वाले सीक्वेंस के साथ में जब गया था तो उसमें आया था 5 जो कि करेक्ट वैल्यू थी। तो देखें आपका जो फाइनल आउटकम है किसी ऑपरेशन का वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। एक से ज्यादा प्रोसेसेस आपके पास है, उनकी सीक्वेंस को अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उनको चेंज कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका जो फाइनल आउटकम है वो भी चेंज हो रहा है। तो दिस प्रॉब्लम या दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन। सिंक्रोनाइजेशन आप किसे कहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जहां पे हम कंकरेंट एक्सेस ऑफ शेयर्ड डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंकरेंट एक्सेस मतलब एक आपके पास डेटा है, लेट्स से दिस इज ए ग्लोबल डेटा, एक से ज्यादा प्रोसेसेस इसको
एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस केस में इस मैकेनिज्म में क्या करेंगे, थोड़ी बहुत कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होगी। जो ऊपर हमने रेस कंडीशन हुई उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इन दो प्रोसेसेस को कंट्रोल करेंगे समहाउ। किस तरह से करेंगे वो हम आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे। कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। तो ये जो कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म है इन मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ व्हाइल दे आर एक्सेसिंग शेयर्ड डेटा और शेयर्ड रिसोर्स, इस प्रोसेस को, इस काम को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। आसान अल्फाज में जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होती है उसको हम रेस कंडीशन कहते हैं और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद इस प्रॉब्लम को, रेस कंडीशन वाले प्रॉब्लम को मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के कुछ एल्गोरिथम्स है उनको हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी समझ आ गया होगा ये जो सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल जो है मैंने गेल्विन के बुक से उठाया था। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो आप, या अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गए हैं तो उनको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा 1-2 घंटों के अंदर ही आप लोगों को मैं रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।